देखो इंदिरा गांधी है, पहले अगर बैकग्राउंड अच्छी तरह से तुम्हें पढ़ना पड़ेगा इंदिरा गांधी का, फिर तुम्हें पूरा सिनेरियो क्लियर होगा। तो इंदिरा गांधी कौन से नंबर पे पहले तो पीएम है। जब तक तुम पहले इंदिरा गांधी को अच्छी तरह से नहीं समझ सकते तो बाकी जो चैप्टर्स है वो समझ ही नहीं आएगा। तो फर्स्ट पे कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। और टाइम पीरियड क्या है, अगर नेहरू की बात करें तो हम नेहरू जी की, ठीक है 64 के बाद अगेन गुलजारी लाल नंदा देखने को मिला हमें। और गुलजारी लाल नंदा के बाद ठीक जो नेक्स्ट पीएम थे वो कौन थे, लाल बहादुर शास्त्री। और शास्त्री के टेन्योर को हम कवर करेंगे, पर आज हमारा टॉपिक क्या है, इंदिरा गांधी। और उससे नेक्स्ट क्या है, दोबारा से अगेन गुलजारी लाल नंदा। और हम पहुंच गए फाइनली 1966। इसको दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं इंदिरा गांधी को अगर अच्छे से समझना हो तो। फर्स्ट है हमारे पास 24 जनवरी 1966 से लेके 24 मार्च 1977। अगर देखा जाए तो 10 साल 11 महीने है ना, वो करना कैलकुलेट। और उसके बाद सेकंड अगर हम इस पे जाते हैं तो 1980 से लेके 31 अक्टूबर 1984। इतना आसान नहीं होता पहले तो किसी फीमेल के लिए रूल करना, बहुत मुश्किल होता है। वैसे फीमेल कहती है बार बारी कि हम कमज़ोर है, पर अगर पॉलिटिक्स को देखो तो कोई नहीं कह सकता इतना सही तरह से रूल किया, जिसे मास्टर स्ट्रोक कहते हैं, उस तरह का रूल था ये। कॉन्स्टिट्यूशन में जितने भी अमेंडमेंट हुए हमारे, मैक्सिमम अमेंडमेंट अगर तुम देखो 24th अमेंडमेंट, 25th, 26, 27, 28, 29, 30, 31 और 42, इतने अमेंडमेंट करवाए हैं इंदिरा गांधी ने। और पर इतना वैसे नहीं था इजी गेम। तो स्टार्टिंग हुई थी कैसे, बैकग्राउंड पे अगर बात आए तो हम बात करें अब 24 जनवरी 1966 में। उस समय किंग मेकर का नाम क्या था, किंग मेकर के कामराज। तो बैकग्राउंड में के कामराज और दूसरा कौन है, मोरारजी देसाई। एक तरफ के कामराज और एक तरफ मोरारजी देसाई। शास्त्री के बाद नेता चुनना था और कांग्रेस के अंदर सबको लग रहा था कहीं ना कहीं मोरारजी देसाई 110% यही बनेंगे नए पीएम। अब पर के कामराज के दिमाग में कुछ और घूम रहा था। के कामराज किसी भी तरह से ये इनको भाई बर्दाश्त ही नहीं था इस तरह से कि अगर कोई और, स्पेशली अगर मोरारजी देसाई पीएम, अगर मोरारजी देसाई पीएम बन गया तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। दिक्कत क्या है, मेरी नहीं चलेगी। अब के कामराज की नहीं चलेगी तो के कामराज को इसीलिए किंग मेकर कहा जाता है कि जैसे मैं बोलूँ वैसे कोई काम करे। अब ऐसे में था, सबने अंदर मन बना लिया था कांग्रेस के अंदर कि हमारा अगला नेता कैसा होगा, यानी मोरारजी देसाई जैसा होगा। सबको लग रहा था कि मोरारजी देसाई। इतने में के कामराज ने कहा ठीक है इंटरनल इलेक्शंस करवाते हैं। और कहीं ना कहीं इंदिरा गांधी भी यही सोच रही थी, अंदर से मन था इंदिरा गांधी का भी। किस चीज़ का मन था अंदर से, कि मेरे को भी पीएम बनना है। और इस समय इंदिरा गांधी कम्युनिकेशन मिनिस्टर, ठीक है, कम्युनिकेशन मिनिस्टर के पद पे बैठी हुई थी। कम्युनिकेशन मिनिस्टर यानी संचार का वो मिनिस्टर जो होते हैं वो। और इस मिनिस्टर के पोस्ट पे बैठी हुई थी इंदिरा गांधी। तो बात चल रही थी, इंदिरा गांधी का पूरा मन था कि मुझे भी पीएम बनना है। और के कामराज ने इस बात को समझ लिया। के कामराज को पता था एक तो फीमेल है, इतना दिमाग तेज चला ही नहीं सकती, पर भूल गया था फीमेल ही ज़्यादा तेज दिमाग चलाती है ना। एक तो मिनिस्टर, मैं वैसे नहीं कह रहा फीमेल के अगेंस्ट, पर समझ रहे हो कि एक तरह से समझाता है ऐसा। तो के कामराज ने कहा इंटरनल इलेक्शन होंगे और इलेक्शन करवाओ। तो मोरारजी देसाई ने कहा मुझे बनना है, मैं बनूंगा पीएम। मोरारजी देसाई पूरे उसमें थे कि मेरे को ही बनना है पीएम। के कामराज ने कहा नहीं, पहले कांग्रेस के अंदर जो है वो इलेक्शन होगा और जो जीतेगा वो ही पीएम होगा। मोरारजी देसाई को इतना कॉन्फिडेंस था अपने पर कि 100% मैं जीतूंगा। जब कांग्रेस के अंदर से इलेक्शन हुए इंटरनल, के कामराज ने हाथ रख दिया इंदिरा गांधी जी के ऊपर, ये है मेरी तरफ से। और जैसे इंदिरा गांधी के ऊपर हाथ रखा, अंदर के कांग्रेस के जितने भी मेंबर थे सब ने किसकी तरफ मूव कर गए, इंदिरा गांधी की तरफ। और इंदिरा गांधी फाइनली बन गई पीएम। इससे पहले गुलजारी लाल नंदा, वही 14 डेज का पीरियड, उसको हटा के 24 मार्च 1966 इंदिरा गांधी बन गई पीएम, यानी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। बहुत सारी प्रॉब्लम थी इंदिरा गांधी के आगे कि कैसे रूल को चलाए। कुछ प्रॉब्लम तो तुम्हें भी पता है। फर्स्ट थिंग, 2 इमरजेंसी। इंडिया अभी 2 इमरजेंसी से अभी हाल फिलहाल ही निकला था। फर्स्ट इमरजेंसी अगर हम बात करें 1961 और सेकेंड इमरजेंसी 1965। 2 इमरजेंसी तो पहले ही से चल रहे थे। और 65 के बाद ठीक अगले साल इंदिरा गांधी,
अगर तुम में से किसी को बिठा दिया जाए तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाए, समझ ना आए करे क्या क्या ना करे। कौन कहता है पीएम बनना इतना आसान है, बहुत ही टफ गेम है। तो इंदिरा गांधी ने सोचा, एक तो प्लानिंग कमीशन नहीं आई है 1966 से लेके 69 तक, कोई प्लानिंग कमीशन नहीं आई। ये तो पता होगा जो प्लानिंग कमीशन तुम सबने किया है। और ऐसे डिफ़िकल्ट वे में एक तो पूरे कंट्री को लीड करना, ये बहुत ही ज़्यादा टफ गेम है। अब इंदिरा गांधी को ये अच्छी तरह से पता था कि जो फाइनेंस मिनिस्टर मोरारजी देसाई, उस समय पे फाइनेंस मिनिस्टर, जब इंदिरा गांधी को पीएम के लिए सेलेक्ट कर लिया गया तो मोरारजी देसाई को भी खुश करना पड़ेगा, तुम भी खुश हो जाओ। और कैसे खुश करा कि तू बन जा फाइनेंस मिनिस्टर, उन्हें फाइनेंस मिनिस्टर बना दिया। और उस समय एक और पोस्ट हुआ करती थी पीएम के बाद वाइस पीएम, अब नहीं है ये। प्राइम मिनिस्टर के बाद उनके एक अंदर होगा क्या, वाइस पीएम, जैसे प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट। तो मोरारजी देसाई को वाइस पीएम भी बना रखा था। इंदिरा गांधी को ये बात पता थी मोरारजी देसाई मुझसे खुश नहीं है, ये बात तो तभी पता चल गई थी। और अंदर जलन की भावना, इसको हटाना है। अगर इसको हटा दिया फाइनेंस से और फाइनेंस डिपार्टमेंट मेरे अंदर आ गया, जैसे ही पैसा आ गया फिर तो अपने आप से हिसाब से गेम घुमाना शुरू। और के कामराज को ये लग रहा था ये गूंगी गुड़िया है, ये बेचारी क्या करेगी, इसको तो कुछ नहीं पता, मैं अपनी तरफ से चलाऊंगा इसे। और मोरारजी देसाई को लग रहा था फाइनेंस डिपार्टमेंट तो मेरे पास है, कुछ सही होगा। और धीरे धीरे क्या करा, जैसी पावर आई पीएम के पास, उसने मोरारजी देसाई को तो पहले पत्ता साफ कर दिया। फाइनेंस मिनिस्टर से मोरारजी देसाई को हटा दिया। सबसे बड़ा झटका लगा मोरारजी देसाई को। और इसका बदला मोरारजी देसाई लेगा, कब लेगा, 1977 में, जब एनडीए की गवर्नमेंट बनेगी, उसमें जो पीएम होगा वो कौन होगा, मोरारजी देसाई। तब बदला होगा 10 साल के बाद, पर अभी तो टाइम इंदिरा गांधी का है। इंदिरा गांधी को एक और क्या क्या देखो, फर्स्ट थिंग, अगर तुम्हारे पास किस किस चीज़ को कंट्रोल में लेना है, एक तो बैंक अगर हो जाए अपने पास तो बात बन जाएगी। दूसरा पार्लियामेंट की पावर, पार्लियामेंट की पावर अगर मेरे पास आ जाए, वैसे तो होती है पार्लियामेंट की पावर, पर इंदिरा गांधी की जो सोच थी पार्लियामेंट को लेके वो बिल्कुल ही डिफरेंट थी कि ऐसे पार्लियामेंट की पावर उसे दिखाना था कि वो सब कुछ अमेंड कर सके। अब इंदिरा गांधी क्या चाहती थी, पहले तो इंदिरा गांधी की जो दिमाग है उसका वो गया लैंड रिफॉर्म पे। ये जितनी भी ज़मीन है, फालतू की जो ज़मीन है, अगर ये मेरे को मिल जाए, एक तरह का इक्वालिटी कंसेप्ट लेके आना चाहती थी गरीबों के लिए, कि बैंक भी गरीबों को मिले और ऐसा ना हो कि कैपिटलिस्ट सेक्टर हो यहाँ पे जो रियल फॉर्म है मिक्स इकोनॉमी का, उसका अच्छी तरह से टेस्ट मिले, गरीबों को भी मौका मिले। जितने अमीरों के पास फैसिलिटीज़ है, गरीबों को भी कुछ पैसा उन्हें भी मिल जाए। अब ये पैसा भी देना है, पैसा दोगे तुम, अगर इक्वालिटी मेंटेन करोगे तो उसके साथ साथ वोट बैंक भी अच्छा बढ़ जाएगा। 1966 का इलेक्शन तो ऐसे था, पर इससे नेक्स्ट 66 का जो इलेक्शन था वो किसी तरह से बहुत ही मुश्किलों से इंदिरा गांधी जीती थी। अब वो ये नहीं चाहती थी इससे नेक्स्ट वाला इलेक्शन, जो कि कब का होगा, इससे नेक्स्ट कब होगा, 1971 का इलेक्शन। और 71 के इलेक्शन में वो बिल्कुल ऐसा नहीं चाहती थी कि ये सब कुछ हो, और इसके लिए उसने पहले से ही अब बैकग्राउंड क्रिएट करना शुरू कर दिया। अब क्या करना है तुम्हें, किसको पैसे दिलवाने हैं, गरीबों को। अब गरीबों के लिए अगर काम करना होगा तो तुम्हें बैंक के नेशनलाइजेशन सिस्टम को रखना पड़ेगा और ज़मीन भी लेनी पड़ेगी। अब ज़मीन लेने के लिए तुम्हें रिफॉर्म एक्ट करवाना पड़ेगा, और किसी भी चीज़ को अगर तुम्हें पास करवाना हो तो पार्लियामेंट चाहिए, और पार्लियामेंट का मतलब है लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट, ये तुम्हारा होना चाहिए। लोकसभा की तो सेटिंग अच्छी थी इंदिरा गांधी की, काफ़ी अच्छे सपोर्ट में थी क्योंकि काफ़ी मेंबर्स थे। राज्यसभा भी था पास, लोकसभा है तो राज्यसभा तो हो गई पास। प्रेसिडेंट अपना बिठा लिया एक तरह से फ़खरुद्दीन अली अहमद उस समय प्रेसिडेंट। वैसे तो उसका भी नाम सुना होगा, जो कि सर्वपल्ली राधाकृष्णन, इस तरह के भी नाम सुने होंगे तुमने, पर वो नहीं। अभी इंदिरा गांधी के टाइम पे प्रेसिडेंट भी कहीं ना कहीं कंट्रोल में था। अब मेन बात है कौन रोक सकता है, सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट बीच में आएगी पक्का, जैसे ही ये कुछ करने जाएगी सुप्रीम कोर्ट आ जाएगी। और सुप्रीम कोर्ट अगर सुप्रीम कोर्ट को रोकना मुश्किल हो जाता है। बाकी तो तीनों जगह पकड़ अच्छी है, और 13 जगह इलेक्शंस हुए थे, और 13 की 13 जगह इलेक्शन में इंदिरा गांधी, वैसे कांग्रेस की सीट अच्छी थी, और जिस जगह कांग्रेस की सीट नहीं थी वहाँ पे इंदिरा ने इमरजेंसी लगा के हालात ऐसे पैदा करवा दिए कि री इलेक्शन हुए, और री इलेक्शन के बाद दोबारा इंदिरा गांधी उठ गई। नॉर्मल सी बात है, मान लो एक जगह तमिल की मान लो, या केरल वाली साइड मान लो, एक जगह ऐसी गवर्नमेंट है जो कोई और गवर्नमेंट है, कांग्रेस की नहीं है,
ठीक है, तमिल तेलुगु पार्टी कोई भी लगा लो, वो पार्टी है वहाँ पे। अब इंदिरा गांधी क्या करती थी, वहाँ पे ऐसे हालात बनवा दिए, ऐसे हालात बनवा दिए कि इमरजेंसी लगाना पड़ेगा, और इंटरनल कॉन्फ्लिक्शन की वजह से आर्टिकल नंबर 356 लगा के स्टेट इमरजेंसी डिक्लेयर कर दिया। तो स्टेट इमरजेंसी कैसे डिक्लेयर करते हैं, 356 लगा के। पर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पे भी ये बात लिखी नहीं गई है कि स्टेट इमरजेंसी, ये वर्ड नहीं मिलेगा। वर्ड क्या मिलेगा तुम्हें वहाँ पे, प्रेसिडेंशियल इमरजेंसी, बिल्कुल सही, प्रेसिडेंशियल इमरजेंसी, यानी राष्ट्रपति इमरजेंसी लगा सकता है किसी स्टेट में। और इंदिरा गांधी को ये बात अच्छी तरह से, यार वो तो पता ही होगी। अब पहले हालात ऐसे बनवा दिए बिल्कुल कि, और कह दिया कि इंटरनल कॉन्फ्लिक्शन की वजह से अंदर इतनी लड़ाई हो रही है तो इमरजेंसी डिक्लेयर करो, और इंदिरा गांधी ने सेंटर से इमरजेंसी की डिक्लेरेशन करवा दिया। लोकसभा खुद का, लोकसभा में भी हो गया पास, राज्यसभा में भी हो गया पास, प्रेसिडेंट ने भी डिक्लेयर कर दिया और इमरजेंसी लग गया। इमरजेंसी लगने के बाद क्या होगा, तुम घर से बाहर कदम नहीं रख सकते, पैर, बहुत सब। ऐसे में तुम क्या करोगे, किसके अगेंस्ट चले जाओगे, जो तुम्हारी रीजनल गवर्नमेंट है यानी स्टेट गवर्नमेंट जो है उसके अगेंस्ट खड़े हो जाओगे। मान लो वहाँ तमिल पार्टी, तुम गाली दोगे तमिल पार्टी को, ये कैसी पार्टी है, हमें घर से बाहर नहीं निकलने दे रही, ठीक है। इससे अच्छी तो सेंट्रल गवर्नमेंट है। इंदिरा गांधी ने देखो बाकी स्टेट में कितना अच्छा कर रखा है। फिर री इलेक्शन होगा, री इलेक्शन में वोट किसको जाएंगे, इंदिरा गांधी को, और इंदिरा गांधी वहाँ भी आ जाएगी। एक तो इंदिरा गांधी को बहुत अच्छी तरह से सीन पता था, जहाँ जहाँ मेरी सीट नहीं है वहाँ मैं इमरजेंसी डिक्लेयर करके अपनी सीट बना लूँगी। 14, 15, 16 स्टेट में इतनी जगह मेजॉरिटी में ये हुआ। इतने में एक केस चल रहा था जिसका नाम था गोलकनाथ केस। भाई गोलकनाथ केस था 1960 का, और इंदिरा गांधी भी उस समय अच्छी तरह से माना, तुम्हें 1960 का केस था। इंदिरा गांधी ने इस समय तो नहीं थी, पर ये केस उसके दिमाग में बिल्कुल अच्छी तरह से था, इंदिरा गांधी के दिमाग में। 1960 के बाद तुम्हें पता है 73 केशव नंदा भारती केस आने वाला है, पर ये केस स्टडी बहुत ज़रूरी है। और गोलकनाथ ब्रदर का भी नाम है। केस कुछ ऐसा था, पंजाब का केस था। पंजाब के दो भाई थे गोलकनाथ ब्रदर्स, इनके पास 500 एकड़ ज़मीन थी। ये समझोगे, जब भी पहले इंदिरा गांधी को बिल्कुल डीप में समझना पड़ेगा, तब चैप्टर आएगा समझ, नहीं तो कुछ भी नहीं। साफ कह रहा हूँ, बिल्कुल नहीं आएगा समझ। वो अगर तुमने बैकग्राउंड पढ़ लिया, पूरे चैप्टर को यूँ घुमा दोगे तुम, पूरी बुक ही खत्म है। तो 1960 का केस था जो गोलकनाथ ब्रदर का केस है। 500 एकड़ ज़मीन का केस है, कई जगह 600 भी बता रखा है, 500 मान के चलो। 500 एकड़ ज़मीन किसकी है, गोलकनाथ भाइयों की। और पंजाब गवर्नमेंट, पंजाब स्टेट गवर्नमेंट एक लेके आती है लैंड रिफॉर्म एक्ट। पंजाब लैंड रिफॉर्म एक्ट, एक स्टेट गवर्नमेंट के पास होती है ना ये पावर कि वो अपने खुद के कानून बना सकते हैं। जैसे हरियाणा ने बना रखा है कि खूब दारू, मतलब एंजॉय करो सब कुछ यहाँ पे, और अलग अलग कहिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ऐसे से कई बन रखे यहाँ। अब जहाँ बेटियाँ बहुत ज़्यादा है, केरल गवर्नमेंट आके हरियाणा गवर्नमेंट को थोड़ी कहती है कि तुमने ऐसे कैसे कह दिया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। हर स्टेट के पास पावर है कि वो अपने अलग से कुछ बना सकती है। बिहार ने बैन कर रखा है एल्कोहल पे, अब ऐसा तो नहीं है कि वो यहाँ आ जाए तो यहाँ भी बैन है। तो हर स्टेट के पास पावर है। पंजाब गवर्नमेंट के देखो दिमाग में एक बात चढ़ जाती है कि ये 500 एकड़ ज़मीन को अगर हम किसी तरह से ले ले, कुछ भी हिस्सा आ जाए तो बात बन जाएगी, उसे हम थोड़ा सा स्टेट पे लगा देंगे, खर्च कर देंगे, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ में लगा देंगे। इसी को लेके पंजाब लैंड रिफॉर्म एक्ट आता है और स्टेट गवर्नमेंट प्यारा सा रूल बना के गोलकनाथ भाइयों से ज़मीन खींच लेती है। अब ये तो दर्द हो गया, गोलकनाथ भाइयों के 500 एकड़ ज़मीन खींच लिया पंजाब गवर्नमेंट ने। अब वो केस डालेंगे। उन्होंने जैसे केस डाला, केस किस बिहाफ पे डाला उन्होंने केस इस बिहाफ पे डाल दिया कि आर्टिकल नंबर 13 किस आर्टिकल को बचाता है, आर्टिकल नंबर 19 को। और आर्टिकल नंबर 19 का सब क्लॉज F, इसमें ये बात है राइट टू प्रॉपर्टी, छीन ली प्रॉपर्टी हमारी। कौन होते हैं छीनने वाले? केस गया, तुम्हें पता है स्टेट लेवल का केस है, स्टेट पे तो बात बनेगी नहीं, बहुत बड़ा केस हो गया, सीधा स्टेट गवर्नमेंट ने छीना है। तो स्टेट के केसेस, स्टेट एंड स्टेट के केसेस, स्टेट और सेंटर के केसेस सुप्रीम कोर्ट में केस चला गया। 1960 का केस है, सुप्रीम कोर्ट अब वहाँ बैठ के सोच रही है। जजेस थे, 11 जज का पैनल बैठा था, याद रखना 11 जजेस का। और 11 जजेस ये डिसाइड कर रहे थे कि क्या बोले। जो पंजाब गवर्नमेंट ने जो एक्ट लगाया था वो था आर्टिकल नंबर 368 के बिहाफ पे लगा दिया। 368 यानी पार्लियामेंट कभी कभी किसी भी चीज़ को अमेंड कर सकती है।
तो वहाँ पे भी देखा गया था आर्टिकल नंबर 368, तुम सबको पता होगा किसका होता है ये आर्टिकल, कि पार्लियामेंट किसी भी चीज़ को अमेंड कर सकती है। पार्लियामेंट का कहने का मतलब है किसी चीज़ को तुम लोकसभा में पास करवा दो, राज्यसभा में पास करवा दो, और प्रेसिडेंट से अगर साइन लगवा दो तो वो सब चीज़ तुम बदल सकते हो, किसी भी चीज़ को बदल सकते हो। पर ये तो बात थी किसकी, फंडामेंटल राइट्स की। आर्टिकल 19 में फंडामेंटल राइट्स के बारे में लिखा हुआ है, और अगर कोई फंडामेंटल राइट्स को छीनने के लिए निकलेगा तो उसको रोकने के लिए आर्टिकल नंबर 13 है। तो मैं ये कह सकता हूँ आर्टिकल नंबर 13 एक शैडो है किसके ऊपर, आर्टिकल 19 के ऊपर। अगर तुम इसमें से कोई भी चीज़ छीनोगे तो आर्टिकल 13 हावी हो जाएगा, एक्टिवेटेड हो जाएगी, वो छीनने नहीं देगी। और आर्टिकल 13 अगर एक्टिव हो जाए तो सुप्रीम कोर्ट एक्टिव हो जाएगा, वो आएगा बीच में इंटरफेयर करने के लिए कि तुम नागरिकों का मूल अधिकार नहीं छीन सकते। तो गोलकनाथ भाइयों का केस चला, और केस चलने के बाद उन्होंने लगा दिया हमारे 19F को छीना जा रहा है। उस समय राइट टू प्रॉपर्टी था, अब हट गया है, और आर्टिकल नंबर 13 जो है उसने लगा दिया। और फाइनली केस का जजमेंट आता है, किससे आता है, 5-6 का जजमेंट आता है। 6 जजेस ये कहते हैं कि बिल्कुल सही है, गोलकनाथ भाई जीत गए, कि तुम ऐसे किसी का वो नहीं छीन सकते। अगर ऐसे करने लगे तब तो आर्टिकल 13 के वजूद ही ख़त्म, फिर आर्टिकल 13 का क्या फ़ायदा, और फंडामेंटल राइट्स का क्या फ़ायदा। तुमने तो 19F का यानी राइट टू प्रॉपर्टी ऐसे स्टेट गवर्नमेंट कर ही नहीं सकती। ये बात इंदिरा गांधी को बिल्कुल अच्छी तरह से पसंद थी, नहीं पता थी, पसंद नहीं पता थी, कि कल परसों जाके जैसे ही मैं केशव नंदा वाला केस अगर लगाऊंगी, उसके दिमाग में देखो पहले से प्लान है, उसको पहले ही पता है केरल गवर्नमेंट में पहले ही अपनी सीट फिक्स की, इमरजेंसी डिक्लेयर करवा के। केरल में केशव नंदा भारती एक आदमी है, लड़की नहीं है, पहली बात तो ये। एक केशव नंदा भारती के नाम पे 5000 एकड़ ज़मीन है, 5000 एकड़ ज़मीन, समझ रहे हो, यानी दादा परदादा इनके जो राजा महाराजा की औलाद, तो वो सब कुछ मिल गया, जो भी आएगा वो सब उन्हीं का हो गया। 5000 एकड़ की ज़मीन का वो था, और इंदिरा गांधी की नज़र उसके ऊपर थी कि वो ज़मीन मिल जाए और बैंक को मैं नेशनलाइज करवा दूंगी, पूरा सिस्टम सेट हो जाएगा और गरीबों में थोड़ा बहुत बैलेंस बन जाएगा। गरीबों का भी अकाउंट होगा, पहले अकाउंट नहीं हुआ करते थे गरीबों के बैंक में, जो अमीर होंगे उसके, जैसे HDFC का है ना चचोचले अपने, कि भाई 10,000 होने चाहिए तब जाके अकाउंट खुलवाओगे। गरीब बेचारे कहाँ खुलेंगे, जनधन योजना देख लो, 1 रुपये में अकाउंट खुल जाता है। पहले ऐसा नहीं था, पहले का मतलब है तुम्हारे पास पैसे होने चाहिए, HDFC वाला पहले रूल था। और अब तो चाहे तुम पे पैसे हो या ना हो, 1 रुपये हो 2 रुपये हो, तो जनधन गरीब योजना में तुम खोल सकते हो। ये है बैंक का सिस्टम। तो ये जो बैंक को जितने पब्लिक यानी गवर्नमेंट बैंक्स देख रहे हो, ये सब किसकी वजह से, इंदिरा गांधी की वजह से। इंदिरा गांधी को ये बात करनी थी, आर्टिकल 13 और आर्टिकल 368 ये उसको दिमाग में दर्द देंगे। इसको हटाने के लिए फटाफट अमेंडमेंट करती है, और अमेंडमेंट मैंने लिखवा रखा था, अमेंडमेंट है भाई तुम्हारे पास आर्टिकल नंबर 24th अमेंडमेंट किया उसने। तो 24th अमेंडमेंट करने के बाद क्या होता है, देखो 24th अमेंडमेंट, इंदिरा गांधी ने कितने अमेंडमेंट करवाए हैं, 24th, 25th, 26th, 27, 28, 29, 30, 31 एंड 42। इतना तुम पढ़ भी नहीं पाओगे जितने डीप में है वो। पर सोचो, देखो, मैं तो सल्यूट मारता हूँ ऐसी औरत ही कहेंगे ना, हाँ ऐसी औरत को, भाई इतना तेज़ दिमाग चलाना। फिर भी लड़कियाँ कहती है कि हमसे ये नहीं होता वो नहीं होता, हमें दबाया जा रहा है। तो फेमिनिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू मेरे को नहीं लगता यहाँ पे हावी होगा। आज तक ऐसा कोई पैदा नहीं हुआ जो कि इतना तेज़ दिमाग लगा ले। 24th अमेंडमेंट करवाती है इंदिरा गांधी, 24th पॉइंट को ऐड करवाती है, और ऐड करके क्या कहती है, 2 आर्टिकल है। आर्टिकल देखो, आर्टिकल नंबर एक तरफ क्या है, आर्टिकल 13, और एक तरफ क्या है, आर्टिकल नंबर 368। 13 में एक 4th पॉइंट ऐड करवा देती है, इधर लिख देती है 13 के 4 में, ठीक, और इधर लिख देती है 368 के C में। 13 के 4 में ये लिख देती है कि मेरा कोई रिश्ता नहीं है किसके साथ, 368 के साथ, ना मैं तुझे जानता ना तुम मुझे जानते हो। ये बात लिखवा दी। और लिखवाई कैसे, अमेंडमेंट। अमेंडमेंट कैसे होता है, बिल पास होता है। बिल कहाँ से होगा, लोकसभा, राज्यसभा, प्रेसिडेंट, तीनों इसका। ये बात लिखवा दी। सबको लगा नॉर्मल सी बात होगी, क्या होगा, अब बेचारा ऐसी बात होगी कि भाई 13 का लेना देना नहीं है 368 के साथ, 368 का लेना देना नहीं है 13 के साथ। ये बात लिखवा के चिल इंदिरा गांधी अब खेलेगी। ग्राउंड पूरा तैयार है, पूरा ग्राउंड तैयार है। पहली बात तो ये है
कि केशव नंदा वाला केस आज तक का सबसे, कहते हैं कि जिसने पॉलिटिकल साइंस पढ़ी है, केशव नंदा भारती केस नहीं पढ़ा तो सब खत्म। सुप्रीम कोर्ट आज उसी केस के ऊपर से जिंदा है। इंदिरा गांधी ने सब सेट कर लिया, केरल में गवर्नमेंट बना ली, आर्टिकल 13 368 को गोलकनाथ स्टडी से उठा के पढ़ा और समझ गई क्या क्या गेम है। यानी वो ये समझ गई 368 13 का कुछ बिगाड़ नहीं सकता। उसके बाद फटाफट अमेंडमेंट करवाया और आर्टिकल नंबर 13 के सब क्लॉज 4 पॉइंट को ऐड करवा दिया और 368 में सी को सबने पास कर दिया। सबको क्या पता था आगे क्या होगा गेम, और 1972 में सीधा ग्रिप कर लेती केरल के ऊपर और केरल में केस डालती केशव नंदा भारती केस में। यानी सबसे पहले केरल गवर्नमेंट को सेंट्रल गवर्नमेंट से आता है कि केरला लैंड रिफॉर्म एक्ट बनाओ, केरल लैंड रिफॉर्म एक्ट के, यानी जमीन को लेके एक रिफॉर्म एक्ट आया और वो 5000 एकड़ जमीन अब केरल गवर्नमेंट के पास है। केरला गवर्नमेंट छीनने लग जाती है जमीन, और जैसे ही केरल गवर्नमेंट जमीन छीनेगी वो तुम्हें पता क्या होगा केशव नंदा सीधा जाएगा कहाँ पे, सुप्रीम कोर्ट। वही लगेगा सिर्फ गोलकनाथ का केस, और ये पहले से इंदिरा गांधी को पता था यही होने वाला है, इसीलिए उसने ये बात पहले लिखवा दी थी। आर्टिकल 13 का कोई रिश्ता नहीं है आर्टिकल नंबर 368 के साथ, और 368 का कोई लेना देना नहीं है आर्टिकल 13 के साथ। सुप्रीम कोर्ट दलील पे बात करती है, ऐसे नहीं तुम मैं बैठ के अरे कर लो अच्छा लगता है तो हो जाएगा, नहीं, वो उठाएगी सुप्रीम कोर्ट सीधा गोलकनाथ का केस। और गोलकनाथ का जैसे केस उठाएगी इंदिरा गांधी यहाँ सिंपल कहेगी कानून की किताब उठा के देख लो, मैंने तो बिल पास करवाया, तुम सब ने किया बिल पास, उसमें साफ लिखा है 13 का 368 के साथ कुछ लेना देना नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही होता है, सेम सीन ये होगा, केस गया और केरल लैंड रिफॉर्म एक्ट का 5000 एकड़ का केस पहुंच गया सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने केशव नंदा का सिंपल वही, उसने कहा गोलकनाथ केस को उसमें लो, एक तरह से रिव्यू के लिए तुम्हें जजमेंट करना हो तो गोलकनाथ केस के कोई पीछे केस स्टडी को करके ही तो तुम देते हो ना। जैसे कि अयोध्या का केस आया था, राम मंदिर का केस आया था, तो जब भी जजमेंट देना होता है, एक पूरा रिव्यू देना होता है, तो पुराने उसके बिहाफ पे दिया जाता है। तो सेम यही हुआ, आर्टिकल नंबर 13 जैसे केशव नंदा भारती केस, यानी जैसे उसने केस किया उसने लगा दिया मेरे आर्टिकल 13 यानी मेरे फंडामेंटल राइट्स का सब क्लॉज एफ छीना जा रहा है, राइट टू प्रॉपर्टी। और मैं ये कहता हूँ कि ऐसा ही कुछ गोलकनाथ केस में हुआ था 1960 में कि हमसे ज़मीन, गोलकनाथ भाइयों से ज़मीन छीनी गई थी, पर पंजाब गवर्नमेंट ने, स्टेट गवर्नमेंट ने और सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला दिया था कि वो ज़मीन उन्हीं की है, तो ये ज़मीन मेरी वापस कर दो। उधर से आई इंदिरा गांधी, अच्छा बेटा ऐसा है क्या, उसने कहा कि आर्टिकल नंबर 368, आर्टिकल 368 अमेंड करके केरल गवर्नमेंट, यानी वो भी इसी की तरफ थी, तो एक तरह से अमेंड करके इन्होंने खुद का अमेंडमेंट करके ये बात रख दी है कि अब वो जो है 19 का सब क्लॉज एफ, यानी वो जो ज़मीन है, आय से ज़्यादा ज़मीन जो है, एक लिमिट से अगर ज़्यादा ज़मीन हो तो वो ज़मीन किसकी हो जाएगी, आ जाओ, एक लिमिट से अगर ज़्यादा ज़मीन हो, ठीक है, एक लिमिट से अगर ज़्यादा ज़मीन हो तो वो ज़मीन किसकी हो जाएगी, गवर्नमेंट की। बैठ जाओ, पीछे बैठ जाओ, वो ज़मीन किसकी हो जाएगी, गवर्नमेंट की हो जाएगी वो ज़मीन। ये बात इंदिरा गांधी ने कहा, सुप्रीम कोर्ट आई, सुप्रीम कोर्ट ने कहा तुम ऐसा नहीं कर सकती, पीएम के पास इतनी पावर है ही नहीं, क्योंकि गोलकनाथ केस में भी यही देखा गया था कि 368 अगर हावी हो तो आर्टिकल 13 प्रोटेक्ट करेगा आर्टिकल नंबर 19 के सभी पार्ट्स को। फिर इंदिरा गांधी ने सुप्रीम कोर्ट के जज को ये कहा, जज को कहा नहीं, मतलब अपनी बात रखी कि आप प्लीज़ एक बारी देखो आर्टिकल 13 का क्या कोई रिलेशन है 368 के साथ। अगर 368 अपना काम कर रही है तो आर्टिकल 13 बीच में क्यों घुस रही है, कोई रिलेशन ही नहीं है। यानी आर्टिकल नंबर 368 19 सब क्लॉज एफ को छीन रहा है, ठीक है, यानी पार्लियामेंट जमीन को छीन रहे, तो आर्टिकल 13 क्या बीच में करवाने आ रही है, आर्टिकल 13 का क्या मतलब बीच में, आर्टिकल 13 बीच में आ ही नहीं सकती। और सुप्रीम कोर्ट के जज पकड़ के सर बैठ गए, ये तो गलत चीज़ लिख दी, अब कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर दिया है, 24th अमेंडमेंट कराया, जहाँ पे 13 का 4 ऐड कर दिया और 368 का सी ऐड कर दिया, अब तो गलत हो गया। अब उसको तुम काट नहीं सकते, ना एक्लिप्स कर सकते हो, आर्टिकल 13 बीच में जा ही नहीं सकती, वो तो उनका मामला है, ये क्यों आ रही है बीच में। और ये बात कहते के साथ सभी सुप्रीम कोर्ट के जज ने सर पकड़ लिया। अब दो बात थी, अगर फैसला ये दे दे कि ठीक है इंदिरा जीत गई, तब तो दिक्कत हो जाएगी। ऐसे इंदिरा गांधी ने आज एफ छीन लिया, फिर 19 का ए छीन लेगी, 19 का बी छीन लेगी, 19 का सी डी ई एफ जी, सभी खत्म, फिर तो पूरा कॉन्स्टिट्यूशन पार्लियामेंट है।
यानी पूरा कॉन्स्टिट्यूशन, पार्लियामेंट का मतलब क्या है, लोकसभा ही है, राज्यसभा ही है, प्रेसिडेंट है और पीएम, यही है संविधान। ऐसे तो भाई संविधान की धज्जियां उड़ जाएगी। पर अब ये भी नहीं कह सकते सुप्रीम कोर्ट के जज कि नहीं नहीं जमीन जो है वो केशव नंदा की होगी। ऐसे कैसे होगी जमीन, क्योंकि फिर तो वैल्यू ही खत्म कि लोकसभा राज्यसभा ने पास की ये बात और तुमने लिखा है, अमेंडमेंट हुआ है, तो वो भी बात माननी पड़ेगी। इसके लिए सबसे बड़ा पैनल बैठा जज का। कितने जज बैठे थे केशव नंदा भारती केस में? 13 जज का पैनल बैठा। और किससे आया था? 7 और 6 का। बिल्कुल नहीं समझ आया उन्हें क्या करना है क्या नहीं। बहुत महीने तक चला केस और एंड में सुप्रीम कोर्ट पहला दलील ये देते हुए कहती है कि ठीक है, केशव नंदा यानी जो केशव नंदा का जो यानी इंदिरा गांधी जो है वो जमीन को, पहले केशव नंदा पे आ जाओ। केशव नंदा की जो ज़मीन है, जो पूरी ज़मीन है वो केरल गवर्नमेंट की होगी। ठीक है, ये कहते के साथ इंदिरा गांधी पूरी खुश, यानी एंजॉय, यानी लाइफ जिंगा लाला, अब तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ। और सुप्रीम कोर्ट को यही पता था, इंदिरा गांधी यही सोचेगी कि मैं कुछ भी कर सकती हूँ, फिर तो यही कॉन्स्टिट्यूशन होगी। पहले उन्होंने कहा ये ज़मीन जो है, बिल्कुल सही कहा इंदिरा गांधी ने, क्योंकि अमेंडमेंट हो चुका है तो हम कुछ नहीं कर सकते, लिखा गया उसमें। तो ये पूरी जो है, केशव नंदा भारती हार गया था ये केस को। कई बच्चों को यही नहीं पता होता, हारा के जीता, हार गया वो। और हारने के बाद वो जो पूरा ज़मीन है केरल गवर्नमेंट के हाथ लग गई। और उसके बाद साथ ही साथ एक और सुप्रीम कोर्ट ने बात कही, एक बार ही ध्यान रखना कि आर्टिकल यानी पार्लियामेंट यानी संसद, इसके पास सब कुछ पावर नहीं है कि हर कुछ बदल दे। और आने वाले समय पे सुप्रीम कोर्ट खुद बताएगी बेसिक फ्रेम क्या है कॉन्स्टिट्यूशन का, बेसिक यानी बुनियाद क्या है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो सुप्रीम कोर्ट खुद बताएगी आने वाले टाइम पे। कल परसों अगर कोई भी बात लेके तुम आते हो तो सुप्रीम कोर्ट उसी टाइम डिसाइड करेगी कि ये चीज़ होगा कि नहीं होगा। क्या ये बेसिक फ्रेम को तो नहीं तोड़ रही कॉन्स्टिट्यूशन की? तो पार्लियामेंट पे पूरा पावर है, ऐसा गलती से भी मत समझना। ये सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेगी कि आने वाले टाइम पे बेसिक फ्रेम को कोई चीज़ ना उसे वायलेट ना करे बेसिक फ्रेम को। और यहीं पे केस खत्म। तुम्हें देखने में ऐसा लग रहा होगा कि बहुत आसान है इंदिरा गांधी के लिए, पर एक चीज़ भूल रहे हो, अभी पीछे इंदिरा गांधी की लड़ भी रही है साथ साथ। अभी चाइना है उस तरफ से, है ना, याहिया खान है, मुजीबुर रहमान है, ये भी चल रहा है। वो बैकग्राउंड वो दूसरा है, अभी दूसरा फेज भी तो उठाना, ये भी काम चल रहा है। बैंक के ऊपर भी, अभी बैंक नेशनलाइजेशन के ऊपर भी मैंने बताया नहीं, बताऊंगा। बैंक का कंसेप्ट अलग चल रहा है, प्रीवी पर्स अलग चल रहा है, इंडो चाइना, ऐसे बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ जो अभी बैठ के जो संभालना है, बांग्लादेश लिबरेशन यानी मुक्ति वाहिनी जिसे कहते हैं, और ऑपरेशन सर्च लाइट, इतने बड़े बड़े काम को अंजाम दिया जा रहा है और एक साथ इतने सारे काम को हैंडल करना। तो केशव नंदा भारती केस का पूरा आ गया। ऐसे ही केस 1980 का हुआ था, मिनर्वा मिल केस, मिल को छीना जा रहा था। उस समय सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि स्टेट गवर्नमेंट मिल को नहीं छीन सकती। क्यों? क्योंकि ये बेसिक फ्रेम को हर्ट कर रही है। अब सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल मस्त है, कोई भी तुम केस लेके जाओ, सुप्रीम कोर्ट वाले उसी टाइम डिसाइड करते हैं क्या ये बेसिक फ्रेम को हर्ट कर रही है कि नहीं कर रही। यहाँ पे ओवर आज की क्लास।